नमस्कार साथियों, यह पीवाईक्यू की अगली वीडियोस लेकर मैं आपके साथ प्रस्तुत हूँ। हम इससे पहली क्लास में लगभग इस पेपर के 100 से 150 100 से तकरीबन 110 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे बचे हुए प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बार जब मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ, फिर इसके बाद आपको ज़रूर से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में यही पीवाईक्यू की पीडीएफ में अपलोड करूँगा। आपको अपनी रिकॉलिंग क्षमता को वहाँ जाकर देखना चाहिए कि आपको कितने आंसर्स आप सही कर पा रहे हो इस डिस्कशंस को सुनने के बाद, और क्या-क्या बातें आप याद कर पा रहे हो जो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्म आपको कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये आंकड़ित करना बेहद आवश्यक है और हम बहुत ही अच्छे जीएस के क्वेश्चन लगा ही रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न से हम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब, शेयर जो कर सकते हैं सब करिए। इस वीडियो के बाद हम इस 22 के प्री के पेपर को तो सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम भौतिक भूगोल को प्रारंभ करेंगे। हमने वो वर्ल्ड मैपिंग प्रारंभ की है, 1 हफ्ते हम उसे चलाएँगे। फिर हम फिर से पीवाईक्यू की सीरीज़ में आएँगे, ठीक है? चलिए, तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर कि जो मेक इन इंडिया आपने सुना होगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम। देखिए क्वेश्चन के 2-2 स्टेटमेंट्स वाले हैं, तो आपको आपकी पढ़ने की हैबिट बढ़ रही होगी। मेरे साथ इस क्वेश्चन को आप खुद खुद भी पढ़िए, फिर सॉल्व करेंगे इसे। देखिए इस कार्यक्रम के संदर्भ में आपको सही कथन ढूँढने हैं। पहला कह रहा है मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ हुआ, ठीक है? अब ये तो एग्ज़ैक्ट फैक्ट है, आपको पता है तो है, नहीं तो नहीं। अब मेक इन इंडिया प्रोग्राम आपको पता है 2014 में ही प्रारंभ हुआ था, ठीक है? तो अब याद रखना मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में। ये क्यों आया था? इसका उद्देश्य था भारत में जो कंपनियाँ हैं उनको विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना। अब देखिए मेक इन इंडिया इसका अर्थ क्या है कि भारत में बनाओ, जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो भारत में बनाओ। तो क्या होगा इसका अर्थ? जो भारत की कंपनियाँ होंगी उन्हें तो विनिर्माण करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा ना। मेक इन इंडिया मानी हम इंपोर्ट करते हैं जो चीज़ें वो भी भारत में ही मैन्युफैक्चर की जाए। इसका अर्थ अब इसी को वर्ड एसोसिएशन ब्रेक करिए ना इसे, इसका आंसर निकल जा रहा है। और निवेश को सुगम बनाना, यानी कि जो विदेशी हैं वो भारत में निवेश करें और यहाँ उत्पादन करें, इसे कहते हैं मेक इन इंडिया। तो सही बात है भाई, दोनों कथन सही हैं इसके। सरल था, बस 2014 में याद रखिए इसका उद्देश्य क्या है, भारत में जो विनिर्माण होता है वस्तुओं का भारत में बना हुआ, ऐसा इसका उद्देश्य था, ठीक है? चलिए, अब बिम्स्टेक के बारे में ये पूछा गया है, बट ये तो आपका करंट पुराना हो गया। इससे बिम्स्टेक को मैं आपको रिवाइज़ कराता हूँ। बिम्स्टेक को आपको यहाँ पर करना क्या है, मेरे साथ जो-जो बातें आपने शामिल नहीं की अपने नोट्स में वो याद करिए, और अगर कोई किसी को पहले से याद है तो बिम्स्टेक को पूरा रिकॉल करिए, क्या-क्या बातें इसकी हैं। तो देखिए, बिम्स्टेक की बात की जाए, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका फुल फॉर्म आपको याद करने की उतनी आवश्यकता है भी नहीं, बट कभी पूछ सकता है कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। अब देखिए, सबसे पहले बिम्स्टेक की हम अगर स्थापना पढ़ें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, मैं आपको बिम्स्टेक के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? देखिए बिम्स्टेक की बात की जाए अगर, ध्यान से आपको जितनी बातें इसकी याद है याद करिए। बिम्स्टेक इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना की बात की जाए तो कब हुई थी? 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। 6 जून, डेट भी याद करिए। कैसे हुई थी? एक बैंकॉक घोषणा आई थी, बैंकॉक घोषणा, उससे हुई थी बिम्स्टेक की स्थापना। कब? बैंकॉक घोषणा से हुई थी, 6 जून 1997 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका। ये ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में है। तो बांग्लादेश की कैपिटल जो ढाका है वही बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर। पहली बात, 3 बात याद करिए। बिम्स्टेक 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा से, हेडक्वार्टर है ढाका। अब हम देखते हैं बिम्स्टेक के कंट्रीज, बिम्स्टेक की क्या क्या कौन कौन सी इसमें कंट्रीज शामिल हैं। एक हमारा ये इंस्टीट्यूट आता है सार्क, उससे इसे कंफ्यूज मत करिएगा। सार्क में अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी आते हैं, यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं आते। देखिए मैं आपको सार्क भी रिवाइज करा दूंगा इसी के साथ। यहाँ पर पहले बिम्स्टेक देख लेते हैं। एक तो देखिए इंडिया के बॉर्डरिंग शेयरिंग कंट्रीज देखिए, सबसे क्या, बांग्लादेश और सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को हटाना है बस। नेपाल आएगा और उसके बाद भूटान आएगा और बांग्लादेश आएगा और श्रीलंका आएगा। 4 तो ये हो गई, एक इंडिया ही होगा, ठीक है? 5 हो गई, इसमें केवल 7 ही कंट्रीज़ हैं। देखिए नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, और 2 आती हैं दक्षिण पश्चिम की कंट्रीज आती हैं। एक तो आती है म्यांमार, भी बॉर्डर शेयर करती है ना इंडिया से, म्यांमार हो गई, और एक होगी थाईलैंड। अब मैं सार्क के कंट्रीज़ भी आपको याद कराऊंगा, बस ध्यान रहे। बिम्स्टेक की कंट्रीज़ क्या करनी है? इंडिया के जितने भी बॉर्डर शेयर करते हैं ना इंडिया से, बस ये चाइना तो कभी आएगा नहीं ऐसे ग्रुप में, चाइना नहीं है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी हटाएंगे हम बिम्स्टेक, क्योंकि ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी वाली चीज़ देशों को कनेक्ट कर रही है लगभग लगभग। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान तो बहुत दूर रह गए ना। तो देखिए इसमें 7 कंट्रीज़ क्या क्या है?
एक तो नेपाल हो गई, भूटान, बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, फिर म्यांमार, फिर थाईलैंड। बस थाईलैंड को यहाँ इंक्लूड करना है। अब उसमें क्या होगा देखिए, ये बिम्स्टेक की आपको याद होगी, एक बार फिर से रिवाइज करिए। इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ को अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चीन को हटाना है इसमें से। तो क्या नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, फिर यहाँ म्यांमार टच करेगा, 5 ये हो गई। एक हो गया इंडिया खुद 6 और एक हो गया थाईलैंड। थाईलैंड थाईलैंड। अब मैं आपको सार्क की कंट्रीज़ याद कराता हूँ, सार्क की कंट्री। सार्क, इसकी स्थापना कब हुई थी, कोई बता पाएगा? सार्क दक्षेश कहते हैं इसे। तो इसकी स्थापना दिसंबर में हुई थी, दिसंबर 1985 में हुई थी, ठीक है, दिसंबर 1985। तो इसकी कंट्रीज याद करते हैं, इसमें क्या आएगा, वही इंडिया के बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज डालिए, बस इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी डालिए, बस यहाँ ए लिखा है ना, ये ए, तो इससे समझ जाइए कि अफगानिस्तान आने वाला है बस। बिम्स्टेक में कहीं ए है तो नहीं, तो वहाँ अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं आएंगे, यहाँ ए है ना सार्क में, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान यहाँ आएंगे। तो जोड़िए फिर, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, फिर वही जो बॉर्डर बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के, क्या क्या, भूटान, सॉरी नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, और म्यांमार हो गया, और श्रीलंका हो गया। कितनी कंट्रीज होगी ये, और इंडिया खुद हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, और अभी 9वां कौन जुड़ा है, ईरान जुड़ा है। क्या करना है सिंपल इसमें, देखिए सारी कंट्रीज तो सेम है, इतनी है। देखिए नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और इंडिया, ये सारी कंट्रीज बिम्स्टेक में भी है, बट बिम्स्टेक में अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ईरान नहीं है, वहाँ इन तीनों को छोड़कर थाईलैंड आ जाएगा। और सार्क में इन सबको तो आएंगे, बस थाईलैंड को हटाओ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान को शामिल करो। मुझे लगता है आपको बिम्स्टेक और सार्क की सारी कंट्रीज याद होगी, ठीक है। चलिए, अगर याद हुई तो कमेंट्स में लिख भी सकते हैं। चलिए, बिम्स्टेक हमने याद किया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, कभी एकदम फैक्ट में बन गया तो आप सॉल्व कर पाओगे। देखिए, निम्नलिखित समाज शास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण, रूर्बनाइजेशन के विचार को प्रस्तुत किया और विचार को आगे बढ़ाया? मतलब प्रस्तुत तो किसी यूरोपियन ने किया था, बट भारत में इस ग्राम्य नगरीकरण के विचार को जीएस घुरिये ने आगे बढ़ाया था। जीएस घुरिये। यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वन लाइनर वाले, तो एग्जैक्ट फैक्ट आप याद कर सकते हैं। ग्राम्य नगरीकरण का विचार किसने दिया, जीएस घुरिये ने दिया था, ठीक है। सबसे अब अगला प्रश्न देखिए, 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ हुई थी, जो उसका उद्देश्य क्या था? पहली बात तो आप ये याद रखिए कि गंगा एक्शन प्लान आया कब, 1985 में, याद रखिए। गंगा एक्शन प्लान, जीएपी कहते हैं हम, गंगा एक्शन प्लान कब आया था, 1985 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य केवल जो गंगा नदी है उसमें जो प्रदूषण था उसको कम करना था। उसमें सिंचाई वाली कोई बात नहीं थी, बांध बनाने वाली कोई बात नहीं थी, केवल और केवल प्रदूषण को, गंगा नदी में जो प्रदूषण है उसे निपटाना था। मतलब गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना इसका उद्देश्य था। तो क्या याद किया हमने, 1985 में गंगा एक्शन प्लान। इसका अब यहाँ पे केवल लिखा है तो आप शायद कन्फ्यूजन हो, यार केवल प्रदूषण ही प्रदूषण तो नहीं होगा, बट और ऑप्शन तो देखिए, सिंचाई वाला काम नहीं था इसमें, बांध वाला काम नहीं था, इसलिए इसमें केवल प्रदूषण को कम करने की बात की गई थी। तो आपको क्या याद रखना है, 1985 में गंगा एक्शन प्लान आया था, जो गंगा नदी को साफ करने से संबंधित था, प्रदूषण को कम करने से, जल प्रदूषण जो हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए, ये तो बेहद सरल प्रश्न हो जाएगा आपके लिए मेरे ख्याल से। देखिए, एक साइड दिए हैं देवता और उनकी पहचान क्या थी वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए, सरस्वती जी को देखिए, सरस्वती के हाथ में क्या, वीणा, यानी डी का 3, डी का क्या 3, तो आंसर आपको हमें मिल गया है। और गणेश जी का क्या, रस्सिया फंदा, सरस्वती जी की वीणा, विष्णु जी का चक्र और शिव जी का त्रिशूल। ये तो सिंपल था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाँ, अब ये भी अच्छा खासा प्रश्न आ गया यहाँ पर। देखिए, 4 इंस्टीट्यूट दिए हैं ट्रेड यूनियन, और बाद में वो किस दल से जुड़ गए थे, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। 4 यूनियन दिए हैं, वो किस दल में जुड़ गए थे ये बताना है। सबसे पहले आपको देखिए, भारतीय मजदूर संघ, ये किस दल से संबंधित है, ये संबंधित है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से जो भारतीय मजदूर संघ है वो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध है। फिर उसके बाद हम ए तक पढ़ते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल। क्या क्या चीज़ें याद आ रही हैं इससे, 31 अगस्त 1920 को इसका गठन हुआ था। किसने किया था, नारायण मल्हार जोशी जी ने किया था, वही सोशल सर्विस लीग वाले। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन, लाला लाजपत राय जी, और सुभाष चंद्र बोस जी, बाल गंगाधर तिलक जी और नेहरू, इन सब ने भी इसकी अध्यक्षता की है। और पहले सचिव कौन, इसके पहले सचिव कौन, एटक दीवान चमनलाल जी थे ना इसके प्रथम। फिर हम देखते हैं 1929 में, 1929 में इस एटक का विभाजन हो जाता है, एक साधारण एटक एटक बन जाती है और एक और श्रमिक एटक बन जाती है। 1931 रेड यूनियन एटक बन जाती है, ठीक है। तो 1929 में इसका विभाजन भी हुआ था। बस आपको याद रखना है, एटक की स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने 31 अगस्त 1920 को, प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी, प्रथम सचिव दीवान चमनलाल जी, ठीक है। चलिए, तो एटक जुड़ी थी आपकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है ऑफ इंडिया उससे जुड़ी थी।
एटक। ठीक है, चलिए अब हमें 2 पता है तो हम आंसर देखते हैं। भारतीय मजदूर संघ है 4, भारतीय जनता पार्टी, यानी ए का 4, आपको इसी से आंसर मिल जाना था। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किससे जुड़ी है? डी का क्या होगा? 2 होगा, ये इसका आंसर हो गया। और फिर और देखिए, फिर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये किससे जुड़ी है? ये जुड़ी है हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये किससे जुड़ी है? ये जुड़ी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी से। चलिए एक बार अच्छे से देखते हैं। भारतीय मजदूर संघ भाजपा से, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये जुड़ी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये जुड़ी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए। हाँ, आपने अभी एक पीएम स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम पढ़ी होगी ना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो ये किसके लिए थी? स्ट्रीट वेंडर्स मतलब जो फुटपाथ पे बेचते हैं, जैसे गोलगप्पे वाले देखे होंगे आपने, कोई चाट वगैरह बेचते हैं फुटपाथ पे, तो उन सभी के लिए एक 10,000 रुपये तक का उन्हें लोन देने के लिए स्कीम आई थी। किसके लिए? फुटपाथ विक्रेताओं के लिए। पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए? फुटपाथ विक्रेताओं के लिए यह स्कीम आई थी। बस इतना ही याद रखना है आपको बस, ठीक है। चलिए अब एक और खास अच्छा प्रश्न आ गया। आपने देखा होगा, आपने बोर्नियो द्वीप के बारे में सुना है कभी? बोर्नियो द्वीप किसका है? ये इंडोनेशिया का है ना, बोर्नियो द्वीप। तो इसके बारे में कथन सुनिए। यह यह 3 देशों में विभाजित है। यह 3 देशों में विभाजित है। सही बात है, जो बोर्नियो द्वीप है वो 3 देशों में विभाजित है। एक तो यहाँ से इंडोनेशिया में लगेगा, एक मलेशिया में लगेगा, और एक ब्रुनोई में लगेगा, ब्रुनेई। तो जो दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप है वो 3 देशों में विभाजित है। इंडोनेशिया, और उसके बाद मलेशिया, और उसके बाद ब्रुनेई। ठीक है, चलिए पहला तो सही हो गया। दूसरा देखते हैं, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई थी। ये गलत है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से नहीं हुई, जबकि जो पर्वतीय अभिसंचलन प्रक्रियाएं थी ना उससे हुई। आपको यह याद भी नहीं रखना है, बस आपको क्या याद रखना है? बोर्नियो द्वीप पहली बात कहाँ है? दक्षिण पूर्व एशिया में है। 3 देशों में यह विभाजित है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। ठीक है, तो दूसरा इसका गलत है, तो इसका आंसर है केवल 1। ठीक है, चलिए हम केवल जीएस के प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए, हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ यानी HRS पढ़ते हैं, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सबसे पहले 1924 में इसका गठन हुआ था। तब इसे कहते थे हिंदुस्तान। समाजवादी शब्द नहीं जुड़ा था इसमें, तब समाजवादी शब्द जुड़ा 1928 में। 1924 में इसका गठन हुआ था हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से। फिर 1928 में समाजवादी शब्द भी इसमें जोड़ दिया गया था। ठीक है, चलिए अब इसके संस्थापक कौन थे, इनके बारे में आपको देखना है। तो इसके जो सबसे प्रमुख संस्थापक थे वो थे ये व्योमेश चंद्र बनर्जी, सचिन सान्याल, ये तो थे ही इसमें, बट जो मूल संस्थापक थे वो थे यतीन्द्र नाथ, अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष। ये इसके मूल संस्थापक थे। तो HRSA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये 1924 में मूलतः स्थापित हुई थी। इसमें सोशलिस्ट शब्द जुड़ा था 1928 में। इसके मूल संस्थापक थे यतीन्द्र नाथ, अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे कि हम आजकल डिस्कस करते हैं, ये कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा आजकल की इकोनॉमी के, इंडिया के पर्सपेक्टिव में। हम कहते हैं कि जो इंडिया है वो अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड हासिल है उसे, यानी उसमें जो युवा आबादी है वो, यानी 30 वर्ष से कम की आयु के यहाँ 55 से 60% लोग हैं जो 30% से कमाई की। इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी यहाँ काम करने की अधिक क्षमता वाले लोग, यानी जो जितने जवान लोग होंगे वो अधिक काम करेंगे ना, इसलिए हम कहते हैं ये डेमोग्राफिक डिविडेंड के प्लस है इंडिया को। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किस उम्र की आयु को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड में शामिल करेंगे? तो बताइए, 0 से 6 को शामिल करेंगे? अरे भाई ये क्या उत्पादन करेंगे? 60 वर्ष से ऊपर की आयु को शामिल करेंगे? अरे भाई ये फिर कैसे करेंगे? 14 से 50 तक की करेंगे? अब देखिए, इन 2 को तो आप आसानी से हटा सकते हो ना, इसको और इसको, कोई दिक्कत है या इन, अब जो इन 2 ऑप्शंस को भी नहीं हटा पा रहा, फिर तो मैं उसे कहूँगा कि थोड़ा लॉजिक आपका कमज़ोर है। बच्चे कैसे उत्पादन करेंगे? छोटे वो 0 से 6 वर्ष के, और 60 वर्ष से उम्र के तो जो वृद्ध लोग हैं वो भी उत्पादन में उतना भागीदार नहीं करेंगे। या तो ये होना चाहिए आंसर, ये होना चाहिए आंसर। अब आप मुझे बताइए मोस्ट सूटेबल आंसर कौन सा है? ये है या ये है? आप क्या पढ़ते हैं? हमारे यहाँ रिटायरमेंट की एज क्या है? 60 वर्ष है। तो 50 वर्ष तक के क्यों? जो 50 से 60 के बीच में 10 साल है उसमें भी तो वो काम करेगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब कि देश की वो जनसंख्या जो उत्पादन काम करने में संलग्न है। तो बताइए कौन सा होगा आंसर? ऑफ कोर्स ये होगा, 15 से 59 वर्ष वाला होगा ना। इसको हटाया हमने। अब देखिए 14 से 50 क्यों होगा? 15 से 59 जब ऑप्शन में दिया गया है, तो जनसांख्यिकी लाभांश 15 से 59 वर्ष की जो कार्यशील जनसंख्या है उसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अब ये प्रश्न आपने कभी पढ़ा? अगर ये कभी बन गया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे? क्योंकि किताबों में तो मैंने ये कभी पढ़ा है नहीं, मैंने भी अभी गूगल से चेक करके इसका आंसर देखा है खुद।
ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ कि पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। जो हम अच्छे नंबर ला पा रहे हैं कोई भी, वो पीवाईक्यू से ऐसे क्वेश्चन कोई उठा रहा है। वो अब ये किसी को किताब में है नहीं, अगर जिसने पीवाईक्यू लगाया नहीं है तब तक वो बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है बता ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, आपके अपने नोट्स में शामिल कीजिए। मैंने आपको एक पर्वत श्रृंखला वाली वीडियो कराई है ना ज्योग्राफी में, जिसमें सारे पर्वतों ने आप एग्जैक्ट आइडेंटिफाई, उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करा के कराए हैं, प्रायद्वीपीय पठार, हिमालयी पर्वत सब कराए हैं ना, उनमें इसको शामिल कीजिएगा। तो जो बटेश्वर पहाड़ी है, ये है हमारी बिहार में। 5 बार बोली बटेश्वर पहाड़ी बिहार में, बटेश्वर पहाड़ी बिहार में, बटेश्वर पहाड़ी बिहार में, बटेश्वर पहाड़ी बिहार में, बटेश्वर पहाड़ी बिहार में। अब 5 बार मैंने आपको रिवाइज करा, तो आपको 10 बार 25 बार करना जब तक याद नहीं होगा। ठीक है, बटेश्वर पहाड़ी होगी बिहार में। फिर कह रहा है बिलारी श्रृंखला। तो ये बिलारी नाम क्या है पता है? बिल्लीगिरी रंगन। बिल्लीगिरी रंगन पर्वत पढ़ा है आपने कर्नाटका में? 23 के यूपीएससी के प्री में आया था ये क्वेश्चन, बिल्लीगिरी रंगन क्वेश्चन। अब देखिए बिलारी श्रृंखला, जब ये पूछा जाएगा, जब आप इसे सही करेंगे तो आए क्या ही कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। तो बिलारी श्रृंखला है हमारी कर्नाटका में, बटेश्वर पहाड़ी बिहार में, बिलारी, इसे बिल्लीगिरी रंगन पहाड़ियाँ कहते हैं, यह है कर्नाटका में। फिर आती है चिन श्रृंखला। चिन कहाँ है? यह मणिपुर में है। जो मणिपुर और म्यांमार का बॉर्डरिंग एरिया नहीं है, वहाँ है चिन श्रृंखला। और उसके बाद धौसी पहाड़ी आती है, यह है हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर में। तो क्या क्या पढ़ा? बटेश्वर पहाड़ी बिहार में, बिलारी या बिलीगिरी रंगन श्रृंखला कर्नाटका में, चिन श्रृंखला मणिपुर में, और धौसी श्रृंखला हरियाणा में। ठीक है, एक बार और बोली, लिखिए इसे। तो बटेश्वर पहाड़ी होगी, ए का हो गया हमारा 3, या तो ये या तो ये, बी का हो गया हमारा 4, तो आंसर हो गया ये। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए 4 क्वेश्चन नए मिल गए यहाँ पर आपको भौतिक भूगोल के मैपिंग में हमें। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है। ठीक है, ये तो सरल हो जाएगा आप सबके लिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, यानी नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया दिल्ली को? किससे? हमें पता है किससे। 69वां संविधान संशोधन 1991 से। अब आप मुझे ये बताइए, कल ही मैंने इससे पहली वाली वीडियो जब मैं आपको सारे संविधान के भाग रिवाइज कराइए, तो बताइए कि संविधान के किस भाग में यूटीज का जिक्र है, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका जिक्र संविधान के किस भाग में है? बता पाएंगे? ठीक है, तो दिल्ली क्या था पहले? जब हमें पता है, जब 1956 में हमारे पास कितने नहीं, सबसे पहले हमारे पास जो स्वतंत्रता हुई थी, हमने जो राज्य थे उनको और केंद्र उनको 4 भागों में बांटा था, राज्य क, राज्य ख, राज्य क और राज्य ख। तो दिल्ली सबसे पहले स्टेट, जो सी वाली ग वाला समूह था ना राज्यों का, उसमें शामिल था। फिर 1956 में हमें पता है राज्य पुनर्गठन आयोग ने भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का बंटवारा किया था। हम पढ़ते हैं 1 नवंबर 1956 को देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसी के तहत दिल्ली को भी यूटी बनाया गया था तब। लेकिन ये कह रहा है कि किस संविधान संशोधन ने दिल्ली को एनसीआर बना दिया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया? तो ध्यान रहे, दिल्ली को यूटी तो बना दिया गया था 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने, लेकिन इसको एनसीआर क्षेत्र बनाया 69वें संविधान संशोधन 1991 ने। समझ गए? इसका आर्टिकल कौन सा है? फिर आर्टिकल चलो मैं बता देता हूँ आपको। इसका आर्टिकल है 239AA, 239AA। अब एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत कम को पता होगा कि जब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तो ये किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया? तो ये थी बी कृष्णराज सागर समिति की सिफारिश, कृष्णा राजा समिति की सिफारिश पर। तो जो बी कृष्णा राजा हैं, उनकी सिफारिश पर 1956 में दिल्ली को यूटी बनाया गया, फिर बाद में एनसीआर क्षेत्र में इसे बनाया गया, बी कृष्ण राजा समिति की सिफारिश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? अब देखिए, आपने अपने छतों पर सोलर प्लेट्स देखी हैं, देखिए वो क्या कर रही हैं? सूर्य से ऊर्जा ग्रहण कर रही हैं और क्या कर रही हैं, हमें स्टोर करती हैं और उसे रात को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो आप खुद अब देखिए इसका ट्रांसलेशन तो देखिए, इसने जो ये सेल होती है ना, ये सेल, यहाँ पे देखिए ये सेल लिखा है इसने, ये सेल, इसका हिंदी में अनुवाद कर रखा है कोशिका। होता तो है, बट यहाँ पे ये सेल कोशिका का तात्पर्य तो होता है जो हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट है। यहाँ पे इसने ट्रांसलेशन करके बेहद बेकार कर दिया। ये कोशिका मत लिखो, इसे सेल ही कहो। सेल तो एक बॉक्स को कहते हैं वैसे। अब देखिए हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा ये फेस करना पड़ता है, ट्रांसलेशन इसका अजीब ही कर देते हैं हिंदी में कभी। ये फोटोवोल्टिक कोशिकाएं कह रहा है, ये कोशिका नहीं, ये सेल है। तो देखिए शुष्क कोशिकाएं नहीं, शुष्क सेल नहीं, लैंकलेज सेल नहीं, वोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टिक तो आपने अमूमन सुना होगा ना, फोटोवोल्टिक सेल होती हैं जो वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है?
अब आपको मौलिक कर्तव्य में क्या पता है, ये मूल संविधान में नहीं थे, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में जो चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ ना, ध्यान रखिए इन्हें। आपने रिवाइज किया तो आप कनेक्ट करिए इनसे। अगर मैं जो बोल रहा हूँ आपको मतलब अटपटा लग रहा है, कभी सुना ही नहीं लग रहा, मतलब आपने पॉलिटी ढंग से नहीं पढ़ी है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं थे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन से ये जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल अधिकारों की बात की थी, लेकिन जोड़े कितने गए थे? 10 जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य 10 जोड़े गए थे। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 से, शिक्षा वाला। और अब देखिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना मूल कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना मूल कर्तव्य है, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना मूल कर्तव्य है। लेकिन जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं और स्थान हैं, उनका उनकी रक्षा करना ये मूल कर्तव्य है? नहीं, ये है डीपीएसपी। जाइए आर्टिकल 49 खोलिए डीपीएस की, वो कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करेंगे। तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं, ये डीपीएसपी है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये सब तो हैं मौलिक कर्तव्य, लेकिन ये क्या है? डीपीएसपी है। अब आपको लग सकता है कि नहीं यार, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य हो सकता है, लेकिन ये इसका उल्लेख डीपीएसपी में किया गया है 49वें आर्टिकल में, ठीक है। तो चलिए, अच्छी बात। अब देख लीजिए फिर से, कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया है। चार, अब आपको यहाँ से हिस्ट्री के 4 चीज़ें कवर हो जाएंगी जो मैंने नहीं कराई, क्योंकि मेरे नोट्स में ही शामिल नहीं है ये सब चीज़ें। मैं भी तो ये वैल्यू एडिशन ही कर रहा हूँ ना, ये पीवाईक्यू लगा के। अब मैं भी अपने नोट्स में जाकर ये शामिल करूंगा कि तलार क्या होता है, पट्टाकोल क्या होता है, सहस्राधिपति क्या होता है, बलाधिप क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, अब देखिए, मैंने जो पढ़ा था वो पट्टाकोल पढ़ा था, वो भी किसी के एक पीवाईक्यू को सॉल्व करके ही मैंने ये पट्टाकोल पढ़ा था। बट पट्टाकोल मुझे पता था ये ग्राम से संबंधित कुछ ग्राम प्रधान टाइप का चीज़ें पढ़ी थी, तो मैंने पट्टाकोल से इसका आंसर निकाल लिया था। तो पट्टाकोल क्या होता है? ये होता है ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी होता है। तो बी का क्या है? 4। बी का है 4, आंसर हो गया, निकल गया। जो क्वेश्चन कठिन होता है ना, जैसे ये कठिन है, ठीक है, इसमें से आपको एक भी पता होगा, देखिए एक भी पता होता तो पूरा आंसर निकल जाना था इसमें। पट्टाकोल क्या होता है? अब जाइए नोट्स में शामिल करिए। मैंने इससे पहले आपको भागदूह करा दिया है, और मैंने आपको एक और क्वेश्चन कराया था कुछ, भागदूह तो कराया था ना मैंने आपको एक दिन। ऐसे इन सभी को भी, तो पट्टाकोल कौन हो गया? ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी हो गया। अब ए का क्या है? फिर 3 है, तलार कौन हो गया? रात्रि सुरक्षा कर्मियों की का अधिकारी। रात्रि में सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनका अधिकारी होता है। और सहसाधिपति क्या हो गया? चोरी और डकैती। अब देखिए, सहसाधिपति कौन होगा? जो साहस दिखाएगा। साहस कहाँ दिखाएगा? चोरी डकैती के वहां पे मामलों में दिखाएगा। चोरी डकैती करने वालों मुकदमों का अधिकारी होता था। और बलाधिप क्या होता था? चुंगी का संरक्षक होता था। इतना अच्छा क्वेश्चन, 4 चीजें बनेंगी। तलार कौन? रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। पट्टाकौल कौन? ग्रामीण कर वसूलने का अधिकारी। शासाधिपति कौन? चोरी डकैती के मुकदमे सुनता था। और बलाधिप कौन? चुंगी का संरक्षक होता था। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा? डी। अब मुझे कमेंट में लिखिए, अगर आप सच में मेरे साथ रिवाइज कर रहे हैं, तो भागदूह, मैंने आपको भागदूह अधिकारी कराए, वो कौन होता है? भागदूह अधिकारी, ठीक है। अगला प्रश्न है, चलिए ये आप सभी के लिए मेरे ख्याल से सरल होगा ही। एक ढूंढिए, सारे बन जाएंगे। क्या ढूंढ सकते हैं आप इसमें से? देखिए, पीली क्रांति तो ढूंढ सकते हैं, तिलहन उत्पादन, ये तो ढूंढ ही सकते हैं आप। तो सी का क्या हो गया? एक हो गया, या तो ये या तो ये। उसके बाद ग्रे या काली क्रांति ढूंढते हैं। काली क्रांति क्या हो गई? ये पेट्रोलियम से संबंधित है, यानी डी का 3 अभी भी ये, या तो ये। उसके बाद ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति क्या होगी? उर्वरकों के उत्पादन से होगी, यानी बी का 4। तो बी का 4 होगी, आंसर हो गया ये। तो गोल्डन क्रांति क्या हो गई? बागवानी से संबंधित हो गई। तो देखिए, गोल्डन क्रांति बागवानी और शहद उत्पादन, ग्रे क्रांति उर्वरकों का उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, और काली क्रांति पेट्रोलियम का उत्पादन। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है आपके लिए, सदाबहार क्रांति किससे जुड़ी है? और एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। हाँ, जीरो क्रांति। जीरो क्रांति ना, वो शून्य क्रांति। शून्य क्रांति नहीं है। 2 क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, गूगल करके इसका आंसर दीजिएगा मुझे, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लो प्रोफाइल है और एग्जाम में बनी। एक है मूक क्रांति। मूक क्रांति, ये किससे जुड़ी है ये बताइए। एक बताइए सदाबहार क्रांति। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा और आप इन्हें ऐसे ही स्किप कर देंगे। अगर एग्जाम में बन गया तो कितना पछताएंगे आप कि मैंने आपको कहा था कि ढूंढिए इसका आंसर, फिर भी आप ढूंढ के नहीं गए। तो सदाबहार क्रांति, ये दो भी बताना आपको। मूक क्रांति किससे जुड़ी है और सदाबहार क्रांति किससे जुड़ी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब देखिए अगला प्रश्न। आ जाइए मैपिंग वाले। जिसने भी हमारी साउथ अमेरिका की मैपिंग की है, उसके लिए तो आंसर क्वेश्चन का आंसर करना बहुत सरल हो जाएगा ना। उसकी 13 कंट्रीज थी, मैंने आपको 13 की 13 रिवाइज कर रही थी, 13 के 13 की लोकेशन बताई थी, उनकी कैपिटल बताई थी, उनके वहाँ क्या क्या स्थान है वो सब बताए थे, कौन किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है ये बताया था, कौन लैंडलॉक है, सब कराए हैं। अब जब मैं सब इतना कुछ दे रहा हूँ, तो जो मैंने करा चुका हूँ उससे तो क्वेश्चन गलत मत करिए। अभी आपको दिख गया ना क्वेश्चन सिंपली। अब बताइए कौन सा लैंडलॉक है, बताइए। पेरू है क्या? पेरू कहाँ था? पेरू
पेरू ऐसे, सूरीनाम है क्या? सूरीनाम कहाँ था? बोलीविया है क्या या उरुग्वे है? कौन है लैंडलॉक कंट्री? नहीं आ रहा कुछ समझ? मैंने बताया था आपको केवल 2 ही कंट्री हैं जो लैंडलॉक हैं साउथ अमेरिका में। एक तो हो गई थी बोलीविया और एक हो गया था हमारा पराग्वे। उरुग्वे नहीं, पराग्वे। मैंने आपको मैप बना के भी दिखाया था, सारी कंट्रीज याद कराई थी। आप ये था नॉर्थ साउथ अमेरिका का मैप, ऐसा कुछ था। यहाँ पे मैंने क्या कराया था आपको? फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, फिर वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू। उसके बाद हो गया था, हाँ पेरू के बाद यहाँ पे चिली हो गया था, यहाँ पे बोलीविया हो गया था, यहाँ पे पराग्वे हो गया था, यहाँ पे उरुग्वे हो गया था, ये अर्जेंटीना हो गया था, ये चिली हो गया था, ये ब्राज़ील हो गया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, मैंने मैपिंग कराई है तो मुझे वो सारी याद है। अगर आपने इससे, क्योंकि मैंने वो बार-बार कराई है ना आपको, अगर लगातार आप भी अभ्यास करेंगे तो आपको भी सब चीज़ें याद होंगी। तो साउथ अमेरिका में 2 ही कंट्रीज़ थी जो लैंडलॉक थी, एक तो थी बोलीविया और एक थी पराग्वे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, इतना बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा तप्त होता है? अब ये 2 चीज़ें आती हैं यहाँ पर। पृथ्वी के वायुमंडल की बात कर रहा है ये किससे गर्म होता है बल? आपको ध्यान दीजिए यहाँ पर, अपने नोट्स में शामिल करिए जो भी मैं बना रहा हूँ यहाँ। 2 चीज़ें होती हैं। देखिए, किसी भी चीज़ की ऊर्जा का अल्टीमेट स्रोत क्या है? सूर्य है, सबको पता है आपको। कोई भी चीज़ ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करेगी? सन से प्राप्त करेगी। अब देखिए, एक तो है पृथ्वी, ये इस पृथ्वी धरातल है, एक है वायुमंडल। देखिए, सूर्य से ऊर्जा, ध्यान रखिए, सूर्य से ऊर्जा आई। अब ये जो ऊर्जा आती है ये लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण होती है, लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण होती है। देखिए, लघु तरंग दैर्घ्य क्यों है? क्योंकि अगर ये दीर्घ तरंग दैर्घ्य होगी तो ये इस वायुमंडल को ही भेद ही नहीं पाई, धरती तक पहुंच ही नहीं पाई। ये लघु तरंग दैर्घ्य है, इसीलिए वायुमंडल इसके प्रति पारदर्शी होता है। ध्यान रखिए, जो सूर्य से आने वाली लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण होती है उसके लिए वायुमंडल पारदर्शी होता है। पारदर्शी का तात्पर्य कि वो उन्हें धरती तक पहुंचने देता है। अब देखिए, जो तो पृथ्वी किस चीज से गर्म हो रही है? लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण से। लिखिए, पृथ्वी किससे गर्म होगी? ये होगी शॉर्ट वेवलेंथ जो रेडिएशन होगा उससे, लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया? वायुमंडल किससे गर्म हो रहा है ये पूछ रहा है। तो जो ये लघु दैर्घ्य तरंग दैर्घ्य विकिरण आ रही है ना, इससे वायुमंडल गर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये इसके प्रति पारदर्शी है, ये अपने आप में होल्ड नहीं कर रही है इस लघु तरंग दैर्घ्य, ये सीधे पृथ्वी में भेज दे रही है इसे। इसीलिए लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण वायुमंडल को नहीं करते, यानी ये केवल पृथ्वी को गर्म करते हैं। अब हमने यहाँ से क्या सीखा? जो वायुमंडल है वो सूर्य से आने वाली विकिरण से गर्म नहीं होते हैं, क्योंकि वो विकिरण तो सीधे अर्थ पे आ रही है और उससे केवल अर्थ गर्म हो रही है। तो फिर वायुमंडल गर्म हो कैसे रहा है? आपने पृथ्वी कैसे गर्म हो रही सीख लिया, सीखिएगा इसे, यही कहता हूँ मैं लॉजिक का। अब देखिए, जिसको सही लग रहा है वो सीखना। अब हमने कहा यहाँ पे शॉर्ट वेव्स तो आ गई, लघु तरंग दैर्घ्य आ गई थी, रेडिएशन, ये गर्म हो गई। अब यहाँ से ये शॉर्ट वेव फिर से यहाँ पे टकराई, इसको गर्म किया, अब ऊपर को लौटेंगी फिर से। लेकिन जब ये ऊपर को लौटती हैं तो ये लघु तरंग दैर्घ्य बन जाती हैं दीर्घ तरंग दैर्घ्य। दीर्घ तरंग दैर्घ्य पार्थिव विकिरण, पार्थिव मतलब पृथ्वी से परावर्तित हो। मैं हर चीज, अगर कहीं पर आपने पार्थिव विकिरण पढ़ा है ना, इसका तात्पर्य कि पार्थिव मतलब पृथ्वी से विकिरण जा रहा है। पार्थिव का अर्थ होता है पृथ्वी, तो पार्थिव विकिरण मतलब जो विकिरण पृथ्वी से जा रहा है। अब जो विकिरण पृथ्वी से जा रहा है ये दीर्घ तरंग दैर्घ्य का है। जो सन से आया वो लघु तरंग दैर्घ्य था, उसने पृथ्वी को गर्म किया, लघु। लेकिन अब यहाँ पे वायुमंडल है, अब पृथ्वी ने इस दीर्घ तरंग दैर्घ्य को ऊपर को छोड़ दिया। अब ये वायुमंडल इस दीर्घ तरंग दैर्घ्य को वापस नहीं जाने देता है, ये इसके प्रति पारदर्शी नहीं होता है। जो सन से आ रही है उसके प्रति पारदर्शी है तो वो सीधे नीचे आ जा रही है, लेकिन जो दीर्घ तरंग दैर्घ्य है उसके प्रति ये पारदर्शी नहीं है, तो ये यहाँ पर रुक जा रही है। तो इससे यह वायुमंडल गर्म होता है। इसलिए हम पढ़ते हैं जो वायुमंडल की निचली परत है वो ज़्यादा गर्म होगी। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी से जो रेडिएशन जा रही है दीर्घ तरंग, उससे गर्म हो रही है, उससे ऊपर वाली थोड़ी ठंडी होगी, उससे ऊपर वाली उससे ठंडी होगी। तो मैंने कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की। हम भौतिक भूगोल के सारे कॉन्सेप्ट अगर जो जो क्वेश्चन इसमें आएंगे वो सॉल्व करते जाएंगे। तो 2 चीज़ें सीखी, एक थी हमारी अर्थ, एक थी हमारी वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। अर्थ गर्म हो रही है सूर्य से आने वाली शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन से, लिखिए लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण से। लेकिन एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है दीर्घ तरंग दैर्घ्य पार्थिव विकिरण से। पार्थिव का अर्थ समझिए जो पृथ्वी से ऊपर जा रही है। अब देखिए, अब अगर इसका आंसर आप सही नहीं किया तो फिर आपको डांट पड़ेगी, डांट। तो देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा तप्त होता है? तो क्या
दीर्घ तरंगदैर्घ्य स्थलीय विकिरण, इसे पार्थिव स्थलीय मतलब जो पृथ्वी से जा रही है उससे पृथ्वी, और लघु तरंगदैर्घ्य सौर विकिरण से क्या होता है, यहाँ पे सौर क्यों लिखा है, यहाँ पे स्थलीय क्यों लिखा है भाई, क्योंकि जो सौर विकिरण आ रहा है वो लघु तरंगदैर्घ्य है, जो स्थलीय से पृथ्वी से ऊपर को विकिरण जा रहा है वो दीर्घ तरंगदैर्घ्य है। इससे तो हो रही है पृथ्वी गर्म और इससे हो रहा है वायुमंडल गर्म, समझे कुछ। तो पृथ्वी का वायुमंडल इससे, अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसे बनाए रखिएगा अपने साथ। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे द्वारा उपयोग में किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता। टोटली कहना चाहती थी कौन सी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होकर हम करते हैं। तो पवन ऊर्जा, अल्टीमेटली हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है, ठीक। बायोमास ऊर्जा, बायोमास पानी, जो जैव अपशिष्ट बचते हैं उसको गलाने के लिए हम जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वो भी सनलाइट से हम उसको डिकम्पोज करते हैं। भूतापी ऊर्जा, ये तो लिखा ही है भाई, भूमि में जो ताप उत्पन्न होगा, ये भूमि में ताप कहाँ से आएगा, सन से ही तो आएगा, उससे भी। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा भाई, ये क्यों, परमाणु ऊर्जा है ये, परमाणु ऊर्जा में सूर्य का कोई लेना देना नहीं होता। हम क्या कराते हैं, जो हीलियम और हाइड्रोजन के जो अणु को उनका कंफ्यूजन करते हैं, एक होता है परमाणु विखंडन, एक होता है परमाणु संलयन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दो चीज़ें होती हैं। ये कभी क्वेश्चन आएगा तो हम इसे डिटेल से समझेंगे। बस यहाँ पे ये समझिए, नाभिकीय ऊर्जा सूर्य से ऊर्जा प्राप्त नहीं करती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर कौन है। तो ये तो हम पढ़ते हैं, मैंने आपको कराया भी था इकोनॉमी में कि इस्पात उत्पादन में इंडिया का सेकंड स्थान है, चीन सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। तो नंबर 1 में है चीन, नंबर 2 में है भारत। तो इस्पात का सबसे ज़्यादा उत्पादन, और इसका गैप भी बताया था मैंने आपको कि बहुत ज़्यादा है इसका, ठीक है। तो इस्पात उत्पादन में चीन नंबर 1, भारत नंबर 2, ठीक है। अब एक और अच्छा, लोकसभा चुनाव का यह वर्ष है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को कतई नहीं छोड़ सकते। मैं आपको यहाँ पर सारी लोकसभाओं के चुनाव के वर्ष कराता हूँ, ठीक है। देखिए अभी तक हमारी कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है ना ये, अब 18वीं आएगी। तो 17 की 17 हम याद करते हैं। सबसे पहले कब आई थी, मेरे साथ सीरियल वाइज चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सुनते रहिए, कान खुले रखना, दिमाग खुला रखना, कहीं और मत देखना। पहली लोकसभा सबको पता है 1951 में आई थी। दूसरी आई थी 5 वर्ष बाद 1956 में। तीसरी आई थी 5 वर्ष बाद 1961 में। चौथी आई थी 5 वर्ष बाद 1966 में। 1966 में आई थी। 1961 के बाद देखिए, सॉरी, पहली 1951 में नहीं आई थी, ये थोड़ा पहले से प्रारंभ करते। पहली आई थी 1952 में, दूसरी आई थी 1957 में, तीसरी आई थी 1962 में, चौथी आई थी 1967 में, ठीक है। 1967 में चौथी आई। फिर क्या हुआ, पांचवी कब आई, आनी कब चाहिए थी, 1972 में आनी चाहिए थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने 1 वर्ष पहले चुनाव करा लिए थे। कब हुए थे चुनाव, 1971 में हुए थे। तो पांचवी कब आई, 1971 में आई थी। फिर छठी कब आई, अब देखिए पांचवी मैं आपको पता है कि आपातकाल लग गया था पांचवी लोकसभा में, तो 1976 तक का उसका कार्यकाल होना था, लेकिन 1 वर्ष बढ़ा दिया था, 1977 कर दिया था उस कार्यकाल को। तो मार्च 1977 तक कौन सी थी, छठी लोकसभा चुनाव हुए थे 1977 में। फिर 7वें कब हुए थे, 1980 में ही हो गए थे, क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, वो फिर डिकम्पोज हो गई थी, तो 1980 में 7वें हुए थे। 8वें कब हुए थे, 4 वर्ष पश्चात 1984 में हुए थे, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी, तो 85 में के बजाय 1984 में ही कर लिए थे 8वें। 9वें हुए थे 84 से 89 में हुए थे। 10वें हुए थे आपके 91 में हुए थे। 11वें हुए थे आपके, फिर 5 वर्ष चली थी 1996 में। 12वीं हुई थी 1998 में। 13वीं हुई थी 1998, 1999 में हुई थी 13वीं। फिर 14वीं 2004 में, 15वीं 2009 में, 16वीं 2014 में, 17वीं 2019, अब 18वीं अभी 2024 में। कितना याद कर पाए पता नहीं, बट ये याद सीधे होगा नहीं, आप लिखिएगा इसे। तो 1982 जैसा तो कुछ था नहीं, 1984 में हुई थी जो भी हुई थी। 9वीं 1989 में हुई होगी, 11वीं 1996 में। आप क्या करिए पता है, केवल सन ही सन भी, अब 1900, मुझे नहीं पता 7वीं 1982 में हुई थी, बट मुझे पता है 1982 जैसा कुछ था ही नहीं। 1984, मैं आपको सन लिख देता हूँ, 1900, सारे सन लिख दे रहा हूँ, आप इसे लिख लीजिएगा अपने। 1952 में, फिर 57 में, फिर 62 में, फिर 67 में, फिर 71 में, फिर 77 में, फिर 80 में, फिर 84 में, फिर 89 में, फिर 91 में, फिर 96 में, फिर 98 में, फिर 99 में, फिर हो गई 2004 में, फिर वही 2009 में, फिर 14 में, फिर 19 में, फिर अभी 24 में। बट देखिए 52-57 ये तो सिंपल है। यहाँ पर थोड़ा ये बीच के कोलिजन आपको याद रखना है कि यहाँ पर गठबंधन सरकार आना प्रारंभ हो चुकी थी। इससे पहले क्या था, एक दलीय प्रभुत्व था कांग्रेस का, फिर अभी भी ये एक दलीय प्रभुत्व चल रहा है बीजेपी का, तो आपको बीच के याद रखने, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन मत छोड़ के जाना। अब देखते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया फिर से। आप केवल अपने लॉजिक को अप्लाई कीजिए। आपने सुनिए, उत्तर प्रदेश में जूट, हाय 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 क्या ही बात कर दी इसने, जूट उत्तर प्रदेश में, तो जूट कहाँ सबसे ज़्यादा,
जूट कहाँ लगाओगे सबसे ज़्यादा? पश्चिम बंगाल में। हम पढ़ते हैं ना पटसन, जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। गुजरात में चाय, आय हाय हाय, फिर से क्या बात कर दी। चाय कहाँ सबसे ज़्यादा? चाय तो सबसे ज़्यादा असम में होती है। जूट कहाँ सबसे ज़्यादा? पश्चिम बंगाल। और रबड़, ठीक है, रबड़ हम केरल में ही पढ़ते हैं। रबड़ क्या कहाँ? केरल में। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। याद आ रही है लेटेराइट मिट्टी की कुछ खा? भारी वर्षा और उच्च तापमान और ढालू उसकी श्रेणियाँ होनी चाहिए ताकि ऊपर के परतें लिच्छादित हो जाएँ, पढ़ा था। और असम में क्या? गेहूँ कहाँ? गेहूँ हो गया यूपी में। देखिए मैं सारे बता देता हूँ। चाय कहाँ? असम में। जूट कहाँ? पश्चिम बंगाल में। रबड़ कहाँ? केरल में। गेहूँ कहाँ? उत्तर प्रदेश में। गुजरात में क्या? कपास। उत्तर प्रदेश में क्या? गेहूँ और गन्ना। केरल में क्या? केरल में हो गया रबड़, ठीक है। और असम में क्या? चाय, ठीक है। चलिए, तो गलत कौन सा, सही कौन सा है ढूंढना है, तो हमारा सही आंसर है ये। ठीक हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, तो कौन कौन से सही है बस? यूएनडीपी ने टोटली निर्धनता की कौन सी श्रेणियां डिफाइन की हैं बस? तो दो श्रेणियां डिफाइन की है बस, एक आय निर्धनता, एक मानव निर्धनता। याद रहेगा, एक आय निर्धनता और एक मानव निर्धनता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में। तो भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। ऑफ कोर्स हम पढ़ते हैं विंटर वेट समर ड्राई, विंटर वेट समर ड्राई लिख लीजिए। विंटर WWSD लिखिएगा, याद आ जाएगा। विंटर वेट यानी ठंडी होगी जो, उस दौरान सर्दियाँ, उस दौरान वर्षा होगी। और जो समर होगा, जो गर्मियाँ होंगी, वो ड्राई होंगी। तो गर्मियों में ये शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, इसलिए यहाँ वर्षा गर्मियों में नहीं होती है, यहाँ वर्षा होती है ठंडियों में। इसे भूमध्य सागरीय जलवायु क्यों कहते हैं? क्योंकि भूमध्य सागर के आसपास जो देश रहते हैं ना, उनमें ये जलवायु पाई जाती है। सिंपली क्या याद रखना है, भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा कब होती है? सर्दियों में होती है, और गर्मियों में यहाँ शुष्क रहते हैं, ठीक है। कौन सा? दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी है, ठीक है। चलिए अब अगला कोई खास प्रश्न है नहीं, चलिए लास्ट प्रश्न हम कर लेते हैं एक। हाँ, डॉल्फिन डे आजकल प्रारंभ किया गया था, तो डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। डॉल्फिन डे कब? 15 अप्रैल को, ठीक है। तो चलिए क्लास आज यहीं रखते हैं, कैसी लगी जरूर बताइए। मैं बहुत मेहनत से और रिसर्च करके आपके साथ ये साझा कर रहा हूँ। अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और अन्य साथियों तक भी इसे साझा करिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।